गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज 2 एपिसोड्स लेकर आया हूँ संडे धमाल में। लेट्स स्टार्ट। जब आदित्य ने लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी लगाई तो उसने बाहर देखा कि पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। उसे कोई भी एम्प्लॉय आसपास नहीं दिख रहा था। बस 2 सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे थे जिन्हें वो अच्छे से जानता था और वो बस उन्हें ही देख रहा था। उसे इस चीज का इंडिकेशन मिल गया था कि वहां पर कोई नहीं है। और जब उसने आसपास पार्किंग में शारदा की गाड़ी देखने की कोशिश की तो उसे वो भी नहीं दिखी। उसे बस कोने में एक ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से उसे यह भी कंफर्म हो गया कि वहां पर बस देविका अकेली है। जब आदित्य ने इस चीज को नोटिस किया तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने सोचा कि फाइनली वो देविका से मिलकर मृणाली को खुश करने की कोशिश करेगा। फिर सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यही बात शेयर करने के लिए वो अमित की तरफ पलटा। जब उसने अमित के चेहरे पर देखा तो उसे वहां पर चिंता दिख रही थी। उसकी आंखें बस एक टक होकर कंपनी के गेट पर देख रही थी और जैसे उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे और वो बस सुन्न बैठा हुआ था। आदित्य को उसे देखकर समझ आ रहा था कि शायद अमित के सामने वही विजुअल्स वापस आ रहे हैं जो वो थोड़ी देर पहले इमेजिन कर रहा था, और वो शायद उनमें जीना नहीं चाहता था। जितनी पास वो कंपनी के खड़ा था वो उतनी पास आना नहीं चाहता था और आदित्य को पता था कि उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी। यही बात सोचकर उसने उसे अपने हाथों से हिलाया और जैसे ही अमित का ध्यान टूटा आदित्य ने कहा, क्या हो गया अमित? सब कुछ ठीक तो है? चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुझे कुछ भी हुआ है तो बता दे, हम वापस चलेंगे। मैं यहाँ पर एक्चुअली इसलिए आया हूँ क्योंकि आई थिंक देविका अभी भी अपने कैबिन में है और मैंने उससे बहुत टाइम से बात नहीं की है। मैं चाहता हूँ कि वो अगर एक बार मृणाली से बात कर लेगी तो अच्छा रहेगा। दोनों बहनों के बीच में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेने आया। तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? जब अमित ने आदित्य की बात सुनी तो वो बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आदित्य अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि आदित्य बहुत ही आसानी से मूव ऑन कर चुका है और वो इसलिए ये सारी बातें आसानी से कह पा रहा है। तब उसने थोड़ी डरी हुई आवाज में आदित्य से कहा, नहीं यार, माफ करना आदित्य, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। जब मैं जुबैर के यहाँ पर और वजीर के यहाँ पर था तब मैंने सोचा था कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं और मैं धीरे धीरे करके ट्विंकल के ख्यालों से ऊपर निकल रहा हूँ। लेकिन अब मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ और इस कंपनी का गेट देख रहा हूँ तो मेरी वही सारी यादें वापस आ रही हैं जो मैंने उसके साथ जी थी। वही गेट, उसका और मेरा एक साथ अंदर जाना और वही पीआर डिपार्टमेंट में बैठकर सारी बातें करना, वो जैसे एक मूवी के सीन की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को अपने मन से निकाल दूं, पर फिर भी शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि तुझे यहाँ पर अकेले ही जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी आदित्य, लेकिन मैं थोड़ा मजबूर हूँ। तू अपना काम कर, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ और तेरा इंतजार करता रहूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस चीज को कंट्रोल करना, पर जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मैं जितना अपने आप को ऐसी सिचुएशन के सामने रखूंगा उतनी जल्दी मूव ऑन कर पाऊंगा। इसलिए अभी तू जा और मेरी चिंता मत करना। जब अमित ने यह बात कही तब आदित्य को समझ आ गया कि वो इस बात पर पूरा डेडिकेटेड है कि उसे ट्विंकल के ख्याल से मूव ऑन करना है और इसलिए वो आराम से वहां पर बैठा रहेगा। आदित्य को पता था कि मूव ऑन करना जिंदगी में कितना जरूरी है और अगर अमित कोशिश कर रहा है तो उसे उस चीज को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर कहा, ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूं, लेकिन अगर तुझे कभी भी कुछ भी लगे तो मुझे तुरंत फोन लगाना या फिर तू गाड़ी का हॉर्न भी जोर से बजा देना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो गाड़ी लेकर घर भी जा सकता है। बस तू आराम से रहना और चिंता मत करना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आदित्य की बात सुनकर अमित ने गर्दन हिलाई। फिर आदित्य कार से नीचे उतर गया और चलता हुआ उन गार्ड्स की तरफ जा रहा था। आदित्य को पता था कि वो यहाँ पर उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता और बस बात करना चाहता है, इसीलिए वो आराम से उनकी तरफ जा रहा था। और जब उनकी तरफ पहुंचा तो उसने गार्ड से कहा, मुझे अंदर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? ऑफिस का टाइम खत्म हो गया सर, कल सुबह आना। उस गार्ड ने थोड़ी सी अकड़ में कहा। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो शायद उसे अकड़ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो वहां पर 2 थे और वो अकेला। उन दोनों को ऐसा ख्याल आ रहा था कि वो आदित्य पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, लेकिन आदित्य कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत ही आराम से कहा, आई नो कि तुम दोनों मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ
और मुझे शायद यहाँ पर आने के लिए मना किया गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ करना नहीं चाहता। मैं बस ऊपर देविका से बात करने आया हूँ और उससे मिलने आया हूँ, तो प्लीज मुझे अंदर जाने दो। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। छोटी मैडम और सब अपने काम में बिजी हैं और उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर तो नहीं आने दिया जाए और ना ही किसी को उन्हें डिस्टर्ब करने दिया जाए। आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी काम की बात करनी है तो आप कल सुबह ऑफिस टाइमिंग में आइए और अपना काम कर लीजिए। वहाँ खड़े हुए दूसरे गार्ड ने कहा। आदित्य को उसकी टोन से भी समझ में आ रहा था कि वो किस तरीके से उसे धुतकार रहा है। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि जब शारदा ने उसे कंपनी से निकाला था तो उसने जरूर उसके यहाँ आने पर भी बैन लगवा दिया होगा, और बस वो सिक्योरिटी गार्ड वही कर रहे थे। लेकिन उसे पता था कि हर आदमी की एक कीमत होती है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर तो जाने देंगे, पर उसे उन्हें कुछ न कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। यही बात सोचकर उसने अपनी जेब में से पर्स निकाला और फिर दोनों को 1000 रुपए पकड़ाते हुए कहा, तुम दोनों जो भी जानते हो मुझे सब बताओ। जैसे ही उन दोनों ने अपने हाथ में 1000 रुपए पकड़े, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और आदित्य को समझ आ गया कि वो अब बात करना शुरू कर देंगे। तब उस पहले गार्ड ने आदित्य से कहा, सर थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारी बड़ी बॉस ने वाइस प्रेसिडेंट मैडम को काम से निकाल दिया और उसके बाद से ही कंपनी में थोड़ी उथल पुथल मची हुई थी। उनके सारे क्लाइंट्स और चीजों को मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी और उन्होंने अपनी फाइल कुछ इस तरीके से बनाई थी कि शायद किसी को भी वो समझ में नहीं आ पाए। बहुत सारे क्लाइंट्स दिन भर आना जाना करते रहते थे और कुछ तो कंपनी छोड़कर भी चले गए थे। एम्प्लॉयज का भी यही हाल है सर। यहाँ पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी भी लेट नाइट ड्यूटी लग गई थी और वो रात रात भर यहाँ पर बैठकर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके चीजें सॉर्ट आउट हो गई और फिर सब अपने अपने काम पर वापस लग गए। अब हम भी अपना काम बस शिफ्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और चले जाते हैं। आदित्य उस बात को सुनकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और उसे समझ आ रहा था कि मृणाली के यहाँ से निकलने पर किस तरीके का नुकसान हुआ है। वो ये बात सोच रहा था कि तभी उस दूसरे गार्ड ने कहा, हमारी शिफ्ट तो चली रही है सर, साथ ही साथ छोटी मैडम की भी स्पेशल शिफ्ट शुरू हो गई है, क्योंकि अचानक से बड़ी बॉस ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा दिया और वो चीजों को समझने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और उनसे भी मीटिंग करते हैं और वो भी यहाँ से दिन में 5 बार कार में बैठकर चली जाती हैं, लेकिन फिर चिंता भरे एक्सप्रेशन के साथ वापस आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाता और इसलिए बस वो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम रुकती हैं। अभी भी शायद वही कर रही होंगी और परेशान हो रही होंगी, पर हमें क्या लेना देना। हमें तो यहाँ पर खड़े रहना है और आप जैसे लोगों को अंदर जाने से रोकना है। जब आदित्य ने उस दूसरे गार्ड की बात सुनी तो उसे थोड़ा सा तरस आ गया। उसे समझ नहीं आया कि बेचारी देविका किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रही होगी। मृणाली को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि देविका शायद चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठी हुई थी। पर अब जब सारी चीजें उनके फेवर में नहीं हैं, तो उसे इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लग सकता था कि किस तरीके से चीजें बिगड़ गई हैं और वो बस उन्हें ठीक करने की कोशिश करने देना चाहता था। तब उसने उन दोनों गार्ड से पूछा, ये कीमत तो मैंने तुम्हें बोलने की दी थी। अभी बताओ कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो तुम अपनी जुबान बंद रखने की क्या कीमत लगाओगे। जब उन दोनों गार्ड्स ने आदित्य की इस बात को सुना तो उनके चेहरे पर और भी स्माइल आ गई। उन्हें पता था कि आदित्य वहां अंदर जाना चाहता है और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तब वो बस अपने मन में यही सोचने लगे और उसके बाद उस पहले गार्ड ने आदित्य से कहा, अभी जो दिया उसका 5 गुना करके दोनों को दे दोगे तो फिर हम आपके लिए अंधे भी हो जाएंगे, गूंगे भी हो जाएंगे और बहरे भी हो जाएंगे। आप कब आए, कब गए, किससे बात की, हमें कुछ नहीं पता और आप हैं कौन ये बात तो हम जानते ही नहीं है। जब आदित्य ने उन दोनों की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि वो दोनों पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो बस उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। उनके चेहरे पर लालच अलग ही झलक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता हड्डी को देखकर अपनी जुबान बाहर लटका रहा है। वैसे ही वो आदित्य के पर्स को देख रहे थे और तब आदित्य ने अपने पर्स में से 5-5 हजार उन दोनों को पकड़ाए और उसे पकड़ते ही वो दोनों उसके रास्ते को छोड़कर साइड में हो गए। आदित्य ने तब पलट कर एक बार अमित की तरफ देखा, जो गाड़ी में शांति से बैठा हुआ सब चीजों को देख रहा था, और फिर वो अंदर की तरफ चला गया। कंपनी की बिल्डिंग के अंदर भी वैसी ही शांति थी जैसी बाहर थी और वहां पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी कंपनी में आया है जहां पर बहुत टाइम से कोई बिजनेस नहीं हुआ है। लेकिन उसे पता था कि लाइफ फार्मास्यूटिकल्स शायद किसी बिजनेस लॉस में चल रही है, इसीलिए देविका को यहाँ पर एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है और वो बस उससे बात करना चाह रहा था।
यही बात सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तब उसे वहां पर पीआर डिपार्टमेंट दिखा। उसे देखकर उसकी पुरानी मेमोरी तो वापस आ रही थी, लेकिन वो उसके बारे में सोचकर उदास नहीं होना चाहता था और इसीलिए वो जल्दी से जाकर लिफ्ट के पास खड़ा हो गया और फिर उसका बटन दबा दिया। बटन दबाने के कुछ देर बाद ही लिफ्ट आदित्य के सामने आ गई और वो जब उसमें एंटर हुआ तो उसे बहुत ही खालीपन समझ आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार शायद इस लिफ्ट में अकेला खड़ा हुआ था, जहां पर बाहर की दुनिया से उसका सारा कनेक्शन टूट गया था। लेकिन वो बस अपने सामने उस मॉनिटर पर देखने लगा जिस पर फ्लोर एक एक करके ऊपर बढ़ रहे थे। फिर जब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो वहां का गेट खुलते ही उसने अपना पांव बाहर रखा और सोचा कि अब उसे देविका को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना ही होगा। थैंक्स फॉर हियरिंग।